हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस तरह का चैप्टर, ये वाला टॉपिक आप लोगों ने पहले कभी भी नहीं पढ़ा होगा, पर आप लोगों ने जो अप्रोचेस इसमें यूज़ करने जा रहे हैं वो अपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़रूर पढ़ी हुई हैं कभी ना कभी। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक आपको बातें बता देता हूं जिससे आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाए। उसके लिए हमको वापस अपने इंग्लिश ग्रामर पे चलना पड़ेगा। मैं एक टॉपिक बताने वाला हूँ छोटा सा आपको, सेंटेंस में और स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आई होप आप में से कई सारे लोगों ने दोनों के दोनों टर्म्स तो पढ़े होंगे, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि क्या होता है सेंटेंस और क्या होता है स्टेटमेंट। तो आज मैं वो बात क्लियर कर देता हूँ अच्छे से यहाँ पे। ठीक है, सेंटेंस वर्सेस स्टेटमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अप्रोप्रिएट बात है जो मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ, जो मैं समझाने जा रहा हूँ। ये ज़्यादातर किताबों में, बुक्स में आपको नहीं मिलेंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा एंड इट विल क्लियर ऑल द इम्पॉर्टेंट डाउट्स दैट मे अराइज इन फ्यूचर। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन जो यहाँ पे हमको समझनी है वो ये कि सेंटेंस में और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है और स्टेटमेंट का मतलब क्या। तो देखो, सेंटेंस का मतलब होता है मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ क्या, वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय, ये क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होता है अब मैं वो भी बता देता हूँ। देखो, दोज सेंटेंसेस, तो बेसिकली कहने का मतलब ये हो गया कि स्टेटमेंट जो है ना वो सेंटेंस से ही आता है। दोज सेंटेंसेस दैट हैव अ ट्रूथ वैल्यू, दैट हैव अ ट्रूथ वैल्यू, इसका क्या मतलब होता है, दैट इज ईदर दे आर ट्रू, ईदर दे आर ट्रू और फॉल्स। वो भी कब, ऑलवेज। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 5 + 3 इज 8, 2 + 3 इज 9। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट है। क्यों? बिकॉज ये ऑलवेज ट्रू है और ये क्या है, ऑलवेज फॉल्स है। यानी कि ऐसी कोई भी बात जिस पे दुनिया का हर एक सेन पर्सन क्या करेगा, एग्री करेगा, उस बात को स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर एक वैलिडिटी होनी चाहिए, स्टेटमेंट के अंदर एक सच्चाई होनी चाहिए, उसके अंदर डेविएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक मैथमेटिक्स, तो ये एक सेंटेंस है, स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, आई लाइक मैथमेटिक्स, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे मैथमेटिक्स बहुत पसंद है। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त आस पड़ोस में बैठे होंगे, कहेंगे भाई नहीं ये झूठ बोल रहा है ये इंसान। ठीक है, कोई बोलेगा नहीं यार सच बोल रहा है, मैं दिन रात मैथ्स करते हुए देखता हूँ इस इंसान को हमेशा। तो पॉइंट आपको समझ में आ रहा है मेरा यहाँ पे क्या। लेकिन स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा सच होगी या हमेशा झूठ होगी। ठीक है, और सेंटेंस क्या हो सकता है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हो सकता है। अभी मैं बताने वाला हूँ जा कर रहे हैं यहाँ से। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आनी चाहिए सारी सारी चीज़ें। जेईई मेंस में एडवांस में तो देखो नहीं आने वाला ये वाला चैप्टर, लेकिन आपके सीबीएसई के स्कूल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें ना कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जो यूज़ होती हैं, कुछ ऐसे सिंबल्स है जो यूज़ होते हैं जो इनका ना ज़्यादातर बच्चों को, टीचरों को भी अनफॉर्चुनेटली मीनिंग पता नहीं होता है। कुछ केसेस में जिनको मैं जानता हूँ उनके केसेस में तो बेसिकली, ठीक है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि पूरी दुनिया में किसी को आता ही नहीं, मुझे ही आता है केवल। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने भी उन टीचरों से ही पढ़ा है। पर मेरा पॉइंट कहने का ये है कि समटाइम्स ये स्किप हो जाती हैं सारी सारी बातें जो यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सेंटेंस और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब देखो होता क्या है, हर एक सेंटेंस के अंदर या फिर हर एक स्टेटमेंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं। पता है क्या क्या, पहला होता है सब्जेक्ट, और जो बाकी सारा बच जाए उसे बोलते हैं प्रेडिकेट। सही बात है, पहला क्या होता है सब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है प्रेडिकेट। करेक्ट। तो जैसे मैं एक और स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। स्टेटमेंट क्या है आप ध्यान से नोटिस करना। स्टेटमेंट मैंने ये लिख दी कि x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये स्टेटमेंट ही नहीं है। क्यों नहीं है स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट नहीं है। ऐसा क्यों? बिकॉज आपको देखो x की वैल्यू पता है, आप कह सकते हो कि ये हमेशा सच होने वाली है या हमेशा झूठ होने वाली है, तो आपका आंसर होगा नो। सही बात है कि नहीं यहाँ से तक। लेकिन जैसे ही x के अंदर वैल्यूज डलना स्टार्ट हो जाएंगी, एज सुन एज वी एंटर सम वैल्यूज इन द x, दिस सेंटेंस विल बिकम अ स्टेटमेंट। राइट और रॉन्ग, सही बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ मैं यहाँ तक, कोई गलत बात नहीं बोली है मैंने अभी तक। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो पहला बंदा है इसे तो मैं सब्जेक्ट ही बोलूँगा,
और ये जो बाकी के बचा हुआ हिस्सा है इसको क्या बोलूँगा मैं, प्रेडिकेट बोलूँगा, ठीक है कि नहीं यहाँ तक। तो हम लोग देखो इसको कैसे लिखेंगे, अगर मुझे केवल ये वाला पोर्शन लिखना हो, केवल ये वाला पोर्शन, तो मैं ऐसे लिखूँगा इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है। ये क्या है तो आप बोलोगे ये प्रेडिकेट है, किसका प्रेडिकेट है तो आप बोलोगे x का, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो px, इसका मतलब पता क्या हुआ, इसको रीड करेंगे हम लोग प्रेडिकेट ऑफ x क्या है, इज़ ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। प्रेडिकेट ऑफ x क्या है, इज़ ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली एक एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, n इज़ स्मॉलर देन 7, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको इस स्टाइल में लिख सकता हूँ, देखो Pn क्या है, इज स्मॉलर देन 7 है, ठीक है। तो ये जो Pn है ये क्या है, Pn इसका मतलब क्या होता है, प्रेडिकेट ऑफ n क्या है, तो आपका आंसर होगा इज स्मॉलर देन 7 होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू को 1 पुट कर दूँ, n की वैल्यू को 1 पुट कर दूँ तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे P1 इज ट्रू, क्यों बोलोगे, क्योंकि देखो क्यों, क्योंकि 1 इज स्मॉलर देन 7, हाँ या ना, ये हमेशा सच होने वाली बात है, तो इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर मैं n की वैल्यू को 2 पुट कर दूँ तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे P2 भी ट्रू है, क्यों, क्योंकि 2 इज स्मॉलर देन क्या 7। तो इसी सेम लॉजिक से करते करते मैं अगर n का वैल्यू को 7 पुट कर दूंगा तो आप क्या बोलोगे, P7 इज फॉल्स, क्यों, बिकॉज 7 इज नॉट स्मॉलर देन 7, अपने आप से थोड़ा छोटा हो जाएगा वो, ठीक है कि नहीं यहाँ तक। एंड इसी तरीके से n का वैल्यू अगर मैं 8 पुट कर दूंगा तो वो भी क्या हो जाएगा, आप बोल दोगे P8 इज़ फॉल्स, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 इज़ नॉट स्मॉलर देन 7। आई होप आपको यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा था, ठीक है। और आप जितने भी क्वेश्चन करने वालों ने इस चैप्टर के अंदर आपको बार बार ये Pn दिखता रहेगा, और इस Pn का बेसिकली ओरिजिन कहाँ से हुआ, मैंने आपको ये बात यहाँ पे बता डाली, ठीक है। इसका ओरिजिन मैंने बता दिया, देखो Tn लिख लो, Rn लिख लो, Sn लिख लो, Qn लिख लो, जो मन करे वो लिख लो, पूरी की पूरी ABCD आपके, पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट्स आपके हैं, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो कायदे से जो ओरिजिन है Pn क्यों लिखते हैं उसका ये जवाब था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो Pn का मतलब क्या है, बेसिकली जब भी आप उसको रीड करते हो क्या रीड करते हो, प्रेडिकेट ऑफ n रीड करते हो। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको अच्छे से समझ में आ गया, सेंटेंस और स्टेटमेंट क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया। कंप्यूटर साइंस के अंदर ना तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्टेटमेंट। आप कभी कोर्ट वगैरह में अपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, वो क्या बोलते हैं कि इस मुजरिम की या इस बंदे की या इस विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो। क्यों बोलते हैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि स्टेटमेंट जो है ना उसमें सच्चाई होनी चाहिए हमेशा। वो जो बंदा बोलने वाला है कि मैं 2 बजे मर्डर वाली जहाँ पे सिचुएशन हुई थी, जहाँ पे ये हालात हुआ था, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, मैं वहाँ पे सो रहा था या नहीं सो रहा था, तो उसकी बात में क्या होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। अगर ये नहीं बोल देगा हाँ शायद सो रहा था, मुझे पक्का नहीं पता, सलमान खान जी आए थे गाड़ी में मैंने लेकिन देखा था नहीं, मुझे शायद अच्छे से याद नहीं है, तो इस तरह से अगर वो बातें बोल रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्बिग्विटी जनरेट कर रहा है, ठीक है। और हमें जो है ना एम्बिगुअस सेंटेंसेज नहीं लेने हैं, ठीक है। स्टेटमेंट जो होती है उसके अंदर हमेशा क्या होनी चाहिए, एक ट्रुथ वैल्यू होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस में भी यही होता है, स्टेटमेंट में एक ट्रुथ वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर ट्रुथ वैल्यू है तो ऐसे सेंटेंसेज को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे। एंड एवरी स्टेटमेंट और अ सेंटेंस हैज 2 थिंग्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इज एनीथिंग अदर देन द सब्जेक्ट, और उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने ये आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर दी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमको इतनी सी बात तो समझ में आ गई कि सेंटेंस और स्टेटमेंट क्या होता है। अब आगे बढ़ के हम लोग पढ़ते हैं जरा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। प्रिंसिपल का मतलब हो गया सिद्धांत, किसका, मैथमेटिकल इंडक्शन का, यानी कि एक बात से दूसरी बात को सच करने को ही इंडक्शन बोलते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मैथमेटिकल इंडक्शन का, बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब होता है कि टू प्रूव समथिंग, टू प्रूव समथिंग बेस्ड ऑन वेल सूटेड और वेल डिफाइंड प्रिंसिपल, ठीक है। कोई ऐसी बात को प्रूव कर देना जिससे, जिसको मतलब कोई ऐसी बात को प्रूव कर देना जिसका हम लोग क्या करते हैं, जिसको प्रूव करने के लिए हम लोग कोई ऑलरेडी एक प्रूव्ड बात ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हुआ क्या, हुआ ये कि एक बंदा था, मान लेते हैं क्या नाम है उसका, मान लेते हैं अमन नाम है उसका, ठीक है। अमन जो है
उसका नाम आ रहा है कि उसने एक बंदे का मर्डर कर दिया, उसके केस में उसका नाम उछाला जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि अमन ने जो है ना इस बंदे का मर्डर कर दिया 10 तारीख को रात को 10 बजे, ठीक है। 10 तारीख को 10 जनवरी को रात को 10 बजे अमन ने, मान लेते किसका, राघव का मर्डर कर दिया। अमन ने राघव का मर्डर कर दिया 10 तारीख को रात को 10 बजे, ठीक है। करेक्ट, यहाँ से तक ये बात है, करेक्ट। इतनी सी बात बोली गई है, ये आपके लिए क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गई, ये फैक्ट हो गया आपके लिए, ठीक है। पर अचानक से फिर एक बंदा और आता है जो विटनेस है, उसको वो कहता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 तारीख को रात को 10 बजे ये पर्सन तो हैदराबाद में था, ये तो था ही नहीं दिल्ली में, तो आप कैसे कह सकते हो कि इसने मर्डर कर दिया। तो आपने नोटिस किया यहाँ पे क्या हुआ, तो जैसे ही मैंने ये सेंटेंस जो सेकंड वाला सेंटेंस है बोला और ये सच निकला तो ये स्टेटमेंट बन गया, और अगर ये स्टेटमेंट बन गया तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड वाली स्टेटमेंट थी, कौन सी वाली, जो मैंने पहले बोली थी कि वो मर्डर करा था उसने, वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली गलत हो गई। इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको देने की कोशिश करी, अभी आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक एग्जांपल और देख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया, मान लो 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, 2 इज ग्रेटर देन 1, ये पहली बात लिख दी। दूसरी लिख दी मैंने 3 इज ग्रेटर देन, क्या, ग्रेटर देन 2। तो इन दोनों बातों से मैं ये इंड्यूस कर सकता हूँ, ये मैं डिड्यूस कर सकता हूँ कि 3 इज ग्रेटर देन 1। बस यही चीज़ है जो आप लोगों को मैंने बोला ना, आप लोगों ने पहले भी करी हुई है ये सब बातें, पर आपको अच्छे से पता नहीं था शायद उस टाइम पे कि ये बोला जाता है इसको, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक बात को सच प्रूव करो, उससे नेक्स्ट बात को सच प्रूव करो, फिर उससे अगली बात को सच प्रूव करो, एंड सो ऑन एंड सो फोर करते करते आप उसको जनरलाइज्ड प्रूव कर दो, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं जिससे आपको इजीली ये समझ में आ जाए कि किस तरह से इनको सॉल्व करना चाहिए हमको, ठीक है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 डॉट। इन डॉट डॉट्स को भी बोलते हैं एलिप्सिस, 3 डॉट्स जो होते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, nn प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है यहाँ से तक, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊँ, इस चीज़ को ना आप याद ही रख लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है। ये एक आइडेंटिटी है पॉपुलर, ये पॉपुलर एक फॉर्मूला है, इसको क्या कर लेना है, आपको याद ही रख लेना है, ठीक है। क्या, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। चलो आज हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं कि ये चीज़ सच में सच है भी कि नहीं है। वैसे तो सच ही है ये, ठीक है, लेकिन प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे पता हमको कि ये सच है, ठीक है। चलिए, तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको हम लोग, तो हम लोग देखो इसको ऐसे लिख लेंगे। आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करो, सारी कहानी यहाँ पे किस पे डिपेंड करती है, एन पे डिपेंड करती है ना, इन एन पे डिपेंड करती है। तो यानी कि बेसिकली एन इज़ द मेन सब्जेक्ट हेयर, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे, लेट पी एन का मतलब क्या होगा, ये लिख दिया, देखो मैंने डॉट 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 एन स्क्वायर लिख दिया, इतनी सी बात यहाँ से तक, ठीक है। इज इक्वल टू एन टाइम्स एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक है। यहाँ पे मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर। सो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी तरह से आपको भी एग्जाम में लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स वार्क्स जो है ना कट जाएंगे आपके टेस्ट में, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, लेट पी एन, यानी कि इतनी सी बात को मैंने बोल दिया कि प्रेडिकेट ऑफ एन है। बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आप स्टेप नंबर 1 लिखोगे यहाँ पे, पुट n इक्वल टू 1। तो अगर आपने n इक्वल टू 1 पुट किया तो P1 कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे यार P1 का वैल्यू आ जाएगा। देखो अगर आपने n का वैल्यू 1 पुट कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि आपने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, यानी कि 1 का स्क्वायर से चलेंगे और 1 के स्क्वायर पे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने केवल एक ही टर्म नंबर का तो स्क्वायर किया है। तो आप यहाँ पे क्या बोल दोगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा, इसको LHS लिख देता हूँ मैं, और राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पे भी 1 पुट कर दोगे ना, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 टाइम्स 1 प्लस 1 अपॉन 6, जो कि कितने के बराबर हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, जो कि कितना आ गया, 1 ही आ गया। तो सिंस LHS क्या आ रहा है हमारे पास, आप बोलोगे कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, इसका मतलब तो ये हो गया कि P1 ट्रू है, ठीक है।
ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है एलएचएस आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो अगर मैंने एन की वैल्यू को 1 पुट कर दिया कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसका मतलब है मैं 1 के स्क्वायर से शुरू कर रहा हूँ और 1 के स्क्वायर पे ही खत्म हो रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच में 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर तो आएंगे नहीं ना। दैट इज़ वाई मैंने इन सबको हटाया और केवल क्या लिख दिया, 1 का स्क्वायर। तो एलएचएस में आ गया 1 का स्क्वायर और आरएचएस में मैंने क्या कर दिया, एन का वैल्यू पुट करके सिद्ध कर दिया कि भाई ये बात तो सच है यहाँ से तक। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, ये स्टेप नंबर 1 था, इसको याद रखना, एज इट इज़ लिखना हमको। ठीक है, ये स्टेप नंबर 0 है जो ये हमने लाइन लिखी है लेट वाली। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 क्या है, ये देखो, अब आप बोल दो पुट n इक्वल टू के। ठीक है, एंड अज्यूम, मान लेते हैं कि जो pk है वो क्या है, ट्रू है। मैंने मान लिया कि pk क्या है, ट्रू है। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ से तक। विच इम्प्लाइज कि जो pk की वैल्यू आई क्या आई थी, तो आप क्या करो, n के बदले k पुट करना है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो बिल्कुल परफेक्ट एज इट इज़ रहेगा, प्लस जहाँ पे n लिखा था वहाँ पे आप क्या कर दो, k स्क्वायर लिख दोगे। इधर क्या कर दो, k इंटू के प्लस 1 2k प्लस 1/6। आपने इतनी सी बात यहाँ पे लिख दी। ये हमने क्या माना है, अज्यूम्ड टू बी ट्रू, है ना, सही बात है कि नहीं यहाँ से तक। इसको हमने मान लिया कि सच है। ठीक है, इसको मैंने मान लिया क्या, कि ये सच है। अब स्टेप नंबर 3 पे आ जाओ आप। अब आप लिख दो पुट n इक्वल्स टू k प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, k प्लस 1। तो अगर मैं k प्लस 1 पुट कर दूंगा तो लेफ्ट साइड क्या लिखूंगा यहाँ पे, k प्लस 1। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लियर लिख देता हूँ, ये हो गया k प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, n के बदले k प्लस 1 पुट कर रहा हूँ मैं, किस में, इसके अंदर, है ना। इसमें देखो क्या है, n स्क्वायर लिखा है, मैं n के बदले क्या लिख दूंगा यहाँ पे, k प्लस 1। तो अगर मैं k प्लस 1 लिख दूंगा तो ऐसा हो जाएगा ना, ये इज इक्वल टू यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, k प्लस 1 k प्लस 2 ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 प्लस 1/6। तो ये कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब देखो मैं जो बात बताने वाला हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुन लो। ठीक है, मैंने सबसे पहली लाइन में क्या बोला, n पुट करके हम लोग लिखेंगे, n का वैल्यू 1, तो हम लोग उसको वो शो कर दिया मैंने कि ये ट्रू है ना। n का वैल्यू 1 मैंने पुट करा और मैंने शो कर दिया कि ये ट्रू है। ठीक है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। फिर मैंने मान लिया कि n के बदले मैं k पुट कर देता हूँ और उसको मैंने अज्यूम कर लिया कि वो ट्रू है। ठीक है, अब देखो अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये जो स्टेटमेंट लिखी है मैंने, कौन सी वाली, ये लास्ट वाली, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये चीज़ सच है, क्या है ये, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये चीज़ सच है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरी पिछली स्टेटमेंट, देखो मैंने यहाँ पे n का वैल्यू क्या पुट किया है, k, यहाँ पे मैंने क्या पुट किया है, k प्लस 1। अगर मैंने इसको अज्यूम किया था, इसको मैंने अज्यूम किया, ठीक है, और उस एजम्पशन से मैंने ये प्रूव कर दिया सच, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर पिछला वाला पार्ट सच हो तो अगला वाला सच हो जाएगा। देखो देखो मैंने n का वैल्यू को क्या माना है, यहाँ पे k माना है और मैंने इसको अज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है, और उस बिहाफ पे हुआ क्या कि मेरा नेक्स्ट वाला पार्ट यानी कि स्टेप नंबर 3 ये भी सिद्ध हो गया कि ये भी ट्रू है। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर मैं पिछला ट्रू कर दूँ या मान लूँ वो ट्रू है तो अगला वाला क्या निकलेगा, ऑटोमेटिकली ट्रू निकलेगा। यहाँ पर यही दिख रहा है मुझे इस केस में। तो अब एक बात बताओ, मैंने सबसे शुरुआत में क्या प्रूव किया था, n का वैल्यू कितना पुट करा था मैंने, 1, और अगर ये मेरा सच आ रहा है जो मैंने शो ही करके दिखा दिया कि P1 ट्रू है, अगर मेरा P1 ट्रू है तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑटोमेटिकली P2 ट्रू आ जाएगा। अगर P2 ट्रू आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑटोमेटिकली P3 ट्रू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने ये शो कर दिया है स्टेप नंबर 2 और 3 के थ्रू, मैंने शो कर दिया है स्टेप नंबर 2 और 3 के थ्रू कि अगर पिछला सच हो तो अगला सच हो जाता है, जो मैं भी करने वाला हूँ, मैंने किया नहीं है पर मेरा गोल आप समझने की कोशिश करो। अगर मैंने पिछले को मान लिया कि वो सच है और उससे मैंने ये प्रूव कर दिया कि अगला वाला जो स्टेटमेंट आने वाला है वो भी सच होता है, तो इससे मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि अगर हर बार मेरी पिछली स्टेटमेंट सच होती है तो अगली वाली बाय डिफ़ॉल्ट सच होगी ही होगी। उस बिहाफ पे जो मैंने सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में लिखा है कि n की वैल्यू को 1 मान लो, ठीक है, तो मैं वहाँ से ये भी प्रूव कर सकता हूँ कि सिंस मैंने n की वैल्यू को 1 डाल के तो प्रूव कर दिया, तो n की वैल्यू 2 बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगी, इसके थ्रू
ट्रू प्रूव हो जाएगी। इसी तरह से n की वैल्यू 3 पे प्रूव हो जाएगा, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे एंड इवेंचुअली n पे प्रूव हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल मैथमेटिकल इंडक्शन, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो चलो, तो इतनी सी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। तो भाई काम करते हैं, जो हमने एज्यूम कर रखा है ना, जिसको हमने ट्रू माना है उसको यूज़ करेंगे, और लास्ट वाला जो पार्ट है इसको प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूंगा कि ये चीज़ हमको क्या करनी है, टू प्रूव करनी है। ठीक है, देखो टू प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट लिख दो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, डॉट 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 प्लस के प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, करेक्ट। और ये क्या है, ये पूरा पोर्शन ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो मुझे ये राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आना है। अब मैं एक चीज़ ऑब्जर्वेशन करने को बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से नोटिस करो। यहाँ लिखा है 4, तो यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 3, तो यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 2, तो यहाँ पे क्या लिखा है 1। ठीक है, और इसका मतलब ये होगा कि हर अगले टर्म से पहले एक कम होता है ना। इतनी सी बात आपको, देखो यहाँ 4 था तो यहाँ पे 3 आया ना, यानी कि एक कम था। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे k प्लस 1 लिखा है तो इससे जस्ट पहले क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर k छुपा होगा इन डॉट्स के अंदर। तो मैं उसको क्लियरली लिख देता हूँ ऐसे, देखो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट 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 के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गई होगी वाली बात। ठीक है, यहाँ डॉट्स में बहुत सारे नंबर हैं जो छुपे पड़े हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, उसे जस्ट पहले वाला प्रेडिक्ट कर दिया। कैसे, यहाँ से पैटर्न देख के कि एक कम, एक कम, एक कम, तो यहाँ पे भी एक कम हो रहा होगा। ठीक है, दैट इज़ हाउ मैंने लिख दिया इसको। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मुझे आप अगली बात बताओ, ये जो पोर्शन है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अनटिल के स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, तो आपका जवाब होगा सर ये रहा। मैंने यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, देखो यही तो लिखा है। क्या लिखा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अनटिल के स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, के इंटू के प्लस 1, 2 के प्लस 1/6। इसको मैंने माना है कि ये सच है, तो मैं इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो पहले तो इसको 1 मार्क कर लो इस स्टेटमेंट को। ठीक है, इसको मार्क कर लो 1। अब आप बोल दो यहाँ से फ्रॉम 1, क्या बोल दो, अब आप बोल दो फ्रॉम 1 पुटिंग 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट 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 के स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस 1, 2k प्लस 1/6। ठीक है, तो आप जैसे ये पुट कर दोगे तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, के प्लस 1, 2k प्लस 1/6 प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो तो k टाइम्स के प्लस 1, 2k प्लस 1, 6 टाइम्स के प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। सही बात है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखो के प्लस 1 कॉमन निकाल सकता हूँ ना मैं। एक कौन कौन सा, ये वाला, देखो ये वाला, और एक ये स्क्वायर वाले में से एक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो आप बोलोगे के टाइम्स 2k प्लस 1 प्लस 6 टाइम्स के प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना, 6। वेरी गुड। अब देखो के प्लस 1 इधर से हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस के प्लस 6k प्लस 6 अपॉन 6। सही बात है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलोगे आप बोल दोगे यार 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 अपॉन 6 हो गया। ठीक है, यहीं पे मैं राइट साइड कर देता हूँ, स्पेस है। ठीक है, तो कितना लिखेंगे अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इसको। देखो k प्लस 1, पहले तो एक काम करते हैं, जो RHS लाना है वो भी देख लेते। देखो RHS में क्या लिखा हुआ है, RHS में ये बंदा लिखा हुआ है k इंटू के प्लस 1, 2k प्लस 1/6। तो k प्लस 1 तो देखो ऑलरेडी दिख रहा है हमको, है ना, वाइट से लिखा हुआ है मैंने। बाकी के 2 पार्ट बचे हैं, उनको निकाल के दिखा देते हैं। तो 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6 को और सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि फैक्टराइज कर देते हैं मिडल टर्म स्प्लिट करके। तो क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 12। तो 4k प्लस 3k प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6, k प्लस 1 यहाँ से, k प्लस 2 यहाँ से, डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो इधर से कितना हो जाएगा, 2k प्लस 3, k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। आपने नोटिस किया कुछ, ये किसके बराबर आ रहा है, तो ये आ रहा है यार, ये तो RHS के बराबर आ गया, है ना। ये किसके बराबर आ रहा है, इक्वल टू RHS। तो आप क्या बोल दोगे, 10 LHS इक्वल टू RHS फॉर k प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइन भी लिखनी बहुत ज़रूरी है। सिंस वी अज्यूम्ड pk टू बी ट्रू,
हमने ये मान लिया था कि पी के ट्रू है, सिंस वी अज्यूम्ड पी के टू बी ट्रू एंड प्रूव्ड दैट पी के प्लस वन इज ट्रू, इट इम्प्लाइज P2 is true when P1 is true, and we can further say that P3 is true if P2 is true. ठीक है, in general Pn is ट्रू. ठीक है, तो ये सेंटेंस आप हमेशा लिखेंगे तो आपका आंसर अब परफेक्ट हो गया. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा दिया. एग्जांपल नंबर 1 था आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का. ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको सेंटेंस और स्टेटमेंट के बारे में भी बता दिया. ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया. अब एक एग्जाम्पल मैं आपको और करके दिखा देता हूँ. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं अब जरा. ये भी आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही है. एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है प्रूव दैट 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n. ऐसे लिखते हैं फॉर ऑल को, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z प्लस. ठीक है, ये मैंने लिख दिया. तो इसको प्रूव करके देखते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना अपने एग्जाम के टेस्ट के लिए. ठीक है, तो प्रूव दैट 2 to the power n इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको. सबसे पहला स्टेप तो वही रहेगा, लेट Pn 2 की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर z. ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 1 लिखो आप. स्टेप नंबर 1 में क्या लिखोगे, पुट n इक्वल टू कितना 1. अगर आपने n की वैल्यू को 1 पुट कर दिया तो क्या आएगा बच्चों, तो आपका आंसर होगा 2 की पावर 1 जो कि कितना होता है 2. ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये LHS हो जाएगा, है ना. तो यहाँ लिख दो LHS. ठीक है, और यहाँ पे लिख दो RHS में कितना हो जाएगा, n के बदले तो 1 ही रहेगा, विच इम्प्लाइज 2 इज ग्रेटर देन 1, है ना. दस हम बोल देंगे ना कि P1 क्या निकला, ट्रू निकला. करेक्ट है यहाँ से तक, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी. अब आते हैं अगले स्टेप पे. स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 बोलता है कि आप n की वैल्यू k पुट कर दो. पुट n इक्वल टू k एंड अज्यूम pk इज ट्रू. ठीक है, तो अगर मैं n के बदले k पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे कितना जाएगा, 2 की पावर k इज ग्रेटर देन k. ठीक है, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू z पॉजिटिव. ठीक है, इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी. ये मैंने मान ले कि सच है ये वाली बात. ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 देखो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा पुट n इक्वल टू k प्लस 1. ठीक है, n इक्वल टू k प्लस 1. तो k प्लस 1 लिखते ही यहाँ पे कितना हो जाएगा, k प्लस 1, इधर से कितना हो जाएगा, k प्लस 1. एंड ये जो है ना 2 प्रूव करना है अब हमको. ठीक है, ये क्या करना होगा हमको, 2 प्रूव. तो इस पे फोकस करेंगे अब हम सीधा. ये 3 स्टेप्स देखो रटा यानी कि इस चैप्टर में आपको फ्री के नंबर मिलेंगे. आपको बस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करने एंड यू विल गेट द राइट आंसर ऑल्सो, और फुल मार्क्स भी मिलेंगे अब आपको. ठीक है, तब देखो प्रूव कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ थोड़ा से आपके एल्जेब्रिक स्किल्स बहुत लगने वाले हैं चैप्टर में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. हमें ये प्रूव करना है कि 2 की पावर क्या प्रूव करना है हमको, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, एक ही बात है ना, यही लिखा रहने देता हूँ. 2 की पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1, ये प्रूव करना है. ठीक है, हम लोगों को पता है, वी नो दैट फ्रॉम 1 में क्या लिखा है बच्चों, 1 में लिखा है ये लाइन, ये वाली लाइन जो पिंक से मैंने बॉर्डर बना दिया. 1 में क्या लिखा है, 2 की पावर k ग्रेटर देन k होता है ना, 2 की पावर k ग्रेटर देन k. ठीक है, अब आप एक बात बताओ मुझे ज़रा ध्यान से सोच के क्लियरली, यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई चिंता वाली बात नहीं है. तो आप क्या बोलोगे मुझे यहाँ पे, 2 की पावर k ग्रेटर देन k तो मुझे ऑलरेडी पता है यहाँ से तक. ठीक है, अब अगर मैं ये लाइन सच है ना, वी नो दैट फ्रॉम 1 2 की पावर k इज ग्रेटर देन k. ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर दो, अब आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2. तो 2 की पावर k इंटू 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स k. ठीक है, 2 पॉइंट k नहीं है ये 2 टाइम्स k है. ठीक है, 2 टाइम्स k. तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2 की पावर k प्लस 1, एंड राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2k. कितना आ जाएगा, 2k. अब मुझे एक बात बताओ,
मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि टू की पावर के प्लस वन किससे बड़ा है, के प्लस वन से, ठीक है। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया, मुझे प्रूव करना है कि टू की पावर के प्लस वन से बड़ा है, ठीक है। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया है ऑलरेडी कि टू की पावर के प्लस वन टू के से भी बड़ा है, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि टू के इज़ ग्रेटर देन के प्लस वन, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो क्या लाइन लिखोगे, आप ऐसे लिख दोगे ना, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख दे रहा हूँ आपको सिग्नल देने के लिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो टू की पावर के प्लस वन को मुझे प्रूव करना है के प्लस वन से बड़ा, ठीक है। एंड वी ऑलरेडी हैव फ्रॉम टू दैट टू की पावर के प्लस वन इज़ ग्रेटर देन टू के, ठीक है। और टू के क्या होता है, तो आप बोलोगे के प्लस के होता है, ठीक है। क्लियरली के प्लस के बड़ा नहीं होगा, बताओ जरा, के प्लस वन से यार बिल्कुल बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज के तो जेड पॉजिटिव से बिलोंग करता है ना, जेड पॉजिटिव से, नेगेटिव से बिलोंग नहीं करता, जेड पॉजिटिव से। इसका मतलब है के इज़ पॉजिटिव इंटीजर, के का वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, तो आप कह सकते हो ना यार कि के प्लस के इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन के प्लस वन। अब मुझे बताओ, अगर के प्लस के बड़ा है के प्लस वन से एंड ये बंदा इससे बड़ा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इससे बड़ा नहीं निकल गया, ठीक है। तो आप क्या बोल दोगे यहाँ पे, दस आप ये लिख सकते हो ना, टू की पावर के प्लस वन इज़ ग्रेटर देन टू के, है ना, विच इज़ ग्रेटर देन के प्लस वन। और यहाँ से क्या मिल गया मुझको, यहाँ से मिल गया कि टू की पावर के प्लस वन इज़ ग्रेटर देन के प्लस वन, ठीक है। अब अगेन वही सेम सेंटेंस आपको लिखना है, फिर से क्या लिखना है आपको, दस पी के प्लस वन इज़ ट्रू व्हेन पी के इज़ ट्रू, विच इम्प्लाइज पी एन इज़ ऑल्सो ट्रू एज P1 P2 P3 आर ऑल ट्रू, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लिख के आप ये लाइन लिख देना, ठीक है। तो आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गया होगा। इस तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू वाले में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी हम लोगों ने कर दिया। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं अब हम लोग जल्दी से, क्या है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है ये बंदा कि यार फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रूव दैट, शो करके दिखाइए, 1.2 नहीं है ये, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 है, ठीक है। 2.3 नहीं है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 है, 3.4 नहीं है अगेन, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये प्रूव करना है इसके बराबर है, ठीक है। करेक्ट है यहाँ से तक। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, अगेन वही सेम स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट पी एन, फिर कॉलन बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे 1.2 2.3, समझ जाना 2.3 का मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई है ये, ठीक है, पॉइंट नहीं है ये। एंड यहाँ पे भी ऐसे लिख दे, इतनी सी लाइन लिख दी हम लोगों ने। स्टेप नंबर 0 था ये, अब स्टेप नंबर 1 लिखते हैं। अब आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे यार कि पुट कर दो n का वैल्यू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा एंड राइट हैंड साइड कितना आएगा। राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा 1/1 + 1 जो कि होता है 1/2, एंड लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा 1/1.2 यानी कि ये, ठीक है। सो LHS इक्वल टू RHS विच इम्प्लाइज कि P1 तो ट्रू होता है, P1 क्या है, ट्रू है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में पुट कर दो n का वैल्यू k एंड अज्यूम कर लो कि पी के क्या निकला, पी के निकला बच्चों ट्रू। अगर पी के ट्रू है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, फिर हम यहाँ लिख देंगे 1.2 2.3 3.4 डॉट 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 डॉट, इधर लास्ट वाले में क्या था हमारे पास, k टाइम्स k + 1, n के बदले बस k रिप्लेस करना है, जो दिया हुआ है सेंटेंस जो पूरा का पूरा बस चिपका दो उसका एज इट इज़, ये लिख दिया मैंने। और इसको मैंने क्या मान लिया, ट्रू है, तो इसको हम लोग फिर बॉक्स में बनाएंगे, बॉक्स में बनाने के बाद इसको 1 भी मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब लिखेंगे पुट n इक्वल टू k + 1, ठीक है। अगर n का वैल्यू k + 1 लिख देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा ये, और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, इतना सारा भरने से अच्छा हम लोग ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे k के बदले k + 1, इधर हो जाएगा k + 2,
ऊपर हो जाएगा k+1, नीचे हो जाएगा k+2, ठीक है। और इसको क्या करना है हमको, 2 प्रूव करना है ना, सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है यहाँ से तक। तो 2 प्रूव करने के लिए LHS को पकड़ लो अब जल्दी से, तो LHS लिख दो यहाँ पे। LHS कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 1.2, 2.3, 3.4 डॉट 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 k+1 k+2। सही है ना बच्चों यहाँ तक, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। देखो आपको यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग किसी ना किसी तरह से तोड़ के मरोड़ के प्रूव कर देंगे, लेकिन देखो उसको करने के लिए अगेन वही सेम चीज़, आपको जो गिवन सेंटेंस है ना आपको वो समझ में आना चाहिए। देखो गिवन क्या था आपके पास, ये था, है ना, दिख रहा ना आपको 1 पे यहाँ पे मार्क। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 2, तो यहाँ पे कितना लिखा है 1, यहाँ लिखा है 3, तो यहाँ कितना लिखा है 2, यानी कि हर अगले से पहले पिछला है ना, सही बात है कि नहीं यहाँ से तक। तो कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे k+1 से जस्ट पहले क्या रहा होगा, k रहा होगा, और k+2 से जस्ट पहले क्या रहा होगा, k+1 रहा होगा, ठीक है। तो इन दोनों का हम लोग यहाँ पे अब लिख लेते हैं जल्दी से। कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, ये एंड यहाँ पे आ जाएगा k टाइम्स k+1 प्लस k+1 k+2, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये सब डॉट्स के अंदर छुपा पड़ा था ये। अब इतने से पोर्शन की वैल्यू क्या है, कितने से पोर्शन की, इतने से पोर्शन की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे k/k+1 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो, अब लिख दो फ्रॉम 1 k/k+1 प्लस 1/k+1 k+2, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ से तक, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करके लिख देते हैं जल्दी से। इसको सिंपलीफाई करेंगे, काम हमारा सेट हो जाएगा। k+1 को बाहर निकाल दो, यहाँ पे लिख दो k/1, यहाँ लिख दो ये, ठीक है कि नहीं। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, मैं ही पार्टीशन करके लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर दो, अब आप लिख दोगे k × k+2 प्लस 1/k+2 × k+1, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, k² प्लस 2k+1, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। इसका तो हमको एक्सपेंशन वगैरह सब याद ही ऑलरेडी, कैसे इसको मिनिमाइज़ करेंगे, मिनिमाइज़ कह रहा हूँ सॉरी, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसके बराबर k+1, एक कटा नीचे ऊपर वाला गायब, तो क्या आंसर आ गया, k+1/k+2, जो किसके बराबर है, RHS के। तो अगेन देखो RHS के बराबर आ रहा है ना, ये देखो मैच कर गया k+1/k+2 से। तो 10 आप क्या बोल दोगे, 10 pk+1 is true when pk is true, therefore by principle of mathematical induction pn is true, ठीक है। फॉर जो भी दिए हुए कंडीशन क्या दिया है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बाकी के बचे हुए एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे, और एक्सरसाइज नंबर 2.1 कह रहा हूँ सॉरी, एक्सरसाइज कौन सी वाली है, 4.1 हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बेसिकली ये चैप्टर आपको ये दिखाता है कि कैसे आप लोग जो है ना, किसी भी जो इसमें आपको ऑलरेडी रिजल्ट पता है, आप वेरीफाई कर सकते हो कि वो चीज़ सच में है भी प्रूव्ड ट्रू है या नहीं है, वो देख सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.1 सॉल्व करेंगे, और कुछ एग्जाम्पल जो रह गए हैं NCERT के वो भी देख लेंगे, ठीक है। बाय।